जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का 7वां वीडियो होगा जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, यानी कि महाजनपद काल। और उसके बाद इसमें मगध का जो राजाएं हुई थी वो उनके बारे में भी इसमें मैं कुछ प्रश्न लाऊंगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे देखना ना भूलें, इसे ज़रूर ध्यान से देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। इससे आपको ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितने जानकारी रखते हैं इसमें और कितने मुझे आता है, और जो नहीं आता है उसे टिक करें और उसे बार बार प्रैक्टिस करें। और ये प्राचीन भारतीयों का पूरा वीडियो मैं धीरे धीरे लाऊंगा चैप्टर वाइज, और इससे पहले जो 6 वीडियो है वो सब प्लेलिस्ट में शामिल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। और भारतीय संविधान से संबंधित कुछ वीडियो इसमें डाला हुआ है, कुछ वीडियो ना पूरा चैप्टर ही डाला हुआ है चैप्टर वाइज, उसे भी टैग कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न से पहले जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं उसे देख लेते हैं। क्रम है महाजनपद और राजधानी क्षेत्र और आधुनिक स्थान भी कहाँ कहाँ है। 16 महाजनपदों के बारे में यदि हम देखा है, 16 महाजनपद को एक बार देख लेंगे, इससे काफी प्रश्न आते हैं तो वो भी, और ज्यादातर प्रश्न आएंगे राजधानी। तो मैंने सोचा कि इसे एक बार देख लिया जाए। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। क्षेत्र भागलपुर मुंगेर, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर, वर्तमान का क्षेत्र भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में आता है। इसकी राजधानी चंपा है। बिहार में मगध की राजधानी क्या थी? गिरिवर्ज, राजगिरी या पाटलिपुत्र। 3 राजधानियां थी, लेकिन प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी था मगध का। और इसका क्षेत्र पटना और गया। अब पटना और गया इसका मगध का आधुनिक क्षेत्र होता है। पहले गया बहुत बड़ा हुआ करता था, पहले के अनुसार ही गया लिखा हुआ है। इसमें जहानाबाद भी, नवादा भी सारे आ जाते हैं, औरंगाबाद, ये सारे आते हैं। तो मगध, गिरिवर्ज, राजगिरी, पटना और गया। काशी वाराणसी में, काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। अभी भी वाराणसी के नाम से जाना तो उत्तर प्रदेश में। वत्स कहाँ? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। भज्जी वैशाली या विदेह या मिथिला उसकी राजधानी है। भज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र आता है, बिहार में ही पड़ता है वैशाली। इसकी राजधानी कहाँ? वैशाली। भज्जी का राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। फैजाबाद, गोंडा और बहराइच उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ता है कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। अवंती की राजधानी उज्जैनी है या महिष्मती है। और किस क्षेत्र में? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है अवंती। 8 नंबर में मल की राजधानी कुशावती। इसके मल की राजधानी कहाँ? कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में पड़ता है मल की राजधानी। मल जो पड़ता था। पंचाल की राजधानी अही क्षेत्र या कंपिल हुआ करता है था पंचाल की राजधानी। और ये आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद तक पंचाल का जो राज्य था फैला हुआ था, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। और इसमें उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आता है चेदी की राजधानी शक्तिमती।
या शक्तिवती भी कहते हैं। चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। और इसकी राजधानी, इसकी जो इस राज्य की, चेदी राज्य जो था उस समय, चेदी राजाओं की राजा जो था उस समय बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के आसपास पड़ता था। और 11 नंबर में कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु या हस्तिनापुर दोनों बोल सकते हैं, दोनों की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। और ये आज के दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र पड़ते हैं। उसके बाद मत्स्य की राजधानी विराटनगर था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। जयपुर, अलवर, भरतपुर मत्स्य राज्य की राजधानी थी, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, जो राजस्थान में है। कंबोज, 13वां महाजनपद में कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक था। कंबोज की राजधानी कहाँ था? हाटक। और हाटक है जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में पड़ता है। हाटक राजौरी एवं हाटक है जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में पड़ता है। सूरसेन, मथुरा। सूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। अस्मक, अस्मक है जो गोदावरी नदी के क्षेत्र में पड़ता है। अस्मक, इसकी राजधानी पोटन या पोटली है। और अस्मक ही एकमात्र राज्य था जो दक्षिण भारत का राज्य था जो महाजनपद क्षेत्र में पड़ता था। महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में शामिल किया गया था अस्मक को ही। और उसके बाद एक है गंधार। गंधार जो तक्षशिला इसकी राजधानी थी। ये रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र, जो अभी पाकिस्तान के पास है, रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र, वो गंधार क्षेत्र में ही आया करता था। गंधार राज्य के क्षेत्र में आया करता था। तो ये 16 महाजनपद हमने बता दिया। अब चलिए इससे क्या प्रश्न बनते हैं वो पहले हम लोग देख लें। फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। भारत में जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, प्राचीनतम, वो क्या थे? किस प्रकार के सिक्के थे? तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे, या चांदी के थे? जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए थे भारत में, वो चांदी के सिक्के थे। इसके चांदी के, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। और प्राचीनतम सिक्के को हम लोग क्या कहा करते थे? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था प्राचीनतम सिक्के को। ये चांदी के बने होते थे। और आहत सिक्के इसलिए कहते थे कि उसके ऊपर एक ठप्पा जैसा निशान लगा दिया जाता था, इसलिए उसे आहत सिक्का कहा जाता था। तो चांदी के वो जो आहत सिक्के होते थे, प्राचीनतम सिक्के, वो चांदी के हुआ करते थे, या उसे पंचमार्ग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अब राज्य और राजधानी फिर से आ गया, जो हमने अभी बताया था। कहा जा रहा है अंग, चंपा, सही है। अंग की राजधानी चंपा, अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा। अंग की राजधानी चंपा होता है, सही है। वत्स की राजधानी कौशंबी होता है, ये भी सही है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर होता है, ये भी सही है। सही नहीं है कौशल की राजधानी अहिछत्र, ये सही नहीं है, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती होता है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या कहाँ है? तो श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर, यदि आंसर देखें, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अंग का राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये गलती दिया हुआ, अहिछत्र दिया हुआ, जबकि श्रावस्ती होता है। वत्स की राजधानी कौशंबी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। थर्ड में कहा जा रहा है मैच करना है, वही मैच करना है राजधानी, राजा और राज्य, किस क्षेत्र के कौन राजा थे उसके मैच करना है। ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि मैचिंग में भी सहूलियत मिल सके। यदि हमें इसमें से एक दो भी याद होंगे तो मैं इसे बना सकता हूँ। कभी कभी एक में भी बन जाता है दोस्तों, लेकिन कम से कम दो भी याद रहेगा ना तो आप बना सकते हैं, बहुत आसान होता है। चलिए, इसमें राजा है और दूसरी तरफ राज्य है। फर्स्ट में कहा जा रहा है राजा प्रधौंत। मान लीजिए हमें पता नहीं है राजा प्रथम कहाँ के थे, छोड़िए इसको। हमें इसमें से क्या पता है? तो पता है अजात शत्रु के बारे में। आप जानते हैं कि अजात शत्रु कहाँ का राजा थे? अजात शत्रु मगध के राजा थे। ठीक है, अजात शत्रु थे जो मगध के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर डी का एक हो जाएगा। देख लीजिए, डी का एक इसमें है और इसमें है। ठीक है,
तो ये आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। अजातशत्रु, उसके बाद हमें और किसका मालूम है, तो प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे, कौशल का राजा थे प्रसेनजीत। सी का 4, सी का 4, एक का डी का 1, तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और मिलान थे प्रधोंत, प्रधोंत कहाँ के राजा थे, प्रधोंत अवंती के राजा थे। राजा प्रधोंत थे जो अवंती के थे। और उद्यन वत्स राजा थे, जबकि उद्यन वत्स का नहीं होगा। उद्यन एक ही नहीं होते हैं, और कोई उद्यन राजा होंगे तो उसके बारे में दिया हुआ होगा। उद्यन वत्स वत्स राज्य के राजा थे। तो इस प्रकार ऑप्शन हमें मिल जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। फिर से प्रधोंत अवंती के राजा, उद्यन वत्स प्रसेनजीत कौशल के राजा और अजातशत्रु मगध के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, तो कहाँ नहर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से और किस अभिलेख से, वो अभिलेख का नाम क्या है वो हमसे भी पूछेगा अगले क्वेश्चन में। तो वो नंद राजा ने जो खुदवाई करवाई थी नहर, वो कौन सी जगह था, यंग में, यंग अंगराज में करवाई थी, ये हमसे पूछ रहा है, या यंग में करवाई थी, या कलिंग में करवाई थी, या मगध में, कौन से राज्य में करवाई थी नंद राजा ने। तो नंद राजा ने ऑप्शन नंबर सी कलिंग में एक नहर की खुदवाई करवाई थी। और इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। इसमें नंद राजा महापदम नंद ने कलिंग विजय के उपरांत नंद राजा के जो जिन से उनकी एक प्रतिमा उठा ले आए थे, उनसे कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाए थे, नहर का निर्माण करवाए थे कलिंग में नंद राजा महापदम नंद ने। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या डी में इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीनतम काल में नाम था अवंतिका। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, अवंतिका। उज्जैन ऐसे भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, मालवा संभाग में पड़ता है। और 16 महाजनपद में इसका नाम क्या था, अवंतिका नाम था उज्जैन का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर यदि इसमें हम देख लें सभी का राजधानी, इससे याद हो जाएगा। तो उज्जैन जिसे अवंतिका के नाम से जाना जाता है, तो अवंतिका की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन या महिष्मती थी। अवंतिका की राजधानी कहाँ थी, महिष्मती। ऑप्शन नंबर सी तो मेरा सही आंसर है, अवंतिका की राजधानी महिष्मती थी। और तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तक्षशिला गंधार की राजधानी थी, तक्षशिला गंधार की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी, तो इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में एक मानचित्र दिया हुआ है। इस मानचित्र के अनुसार निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। एबीसीडी में अंकित स्थल कौन से हैं। ये मानचित्र देखिए ध्यान से, ये प्रश्न पूछे गए हैं। इस मानचित्र में कहा जा रहा है ए में जो यहाँ पर है वो कौन से क्षेत्र का राज्य है, ये कौन से क्षेत्र का है, सी में कौन से क्षेत्र का और डी में कौन से क्षेत्र का। उसी प्रकार हमको ऑप्शन बताना है। थोड़ा और इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि ऑप्शन भी हम देख सके। तो ये है, ये कौन सा क्षेत्र आएगा दोस्तों, ए कौन सा क्षेत्र आएगा, तो ए ये राजस्थान के आसपास पड़ रहा है। तो राजस्थान में कौन सा क्षेत्र था, जो विराटनगर जिसकी राजधानी थी, मत्स्य। मत्स्य कौन था, राजस्थान, मत्स्य राजस्थान। ठीक है, उसके बाद बी में देखें, ये बी यहाँ तक ये तो राजस्थान के क्षेत्र में आया, फिर इधर में गुजरात है और बीच में क्या होता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अवंतिका, बी में अवंतिका क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश में। और इसे देखें वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। और ये किस क्षेत्र में आएगा, वत्स उत्तर प्रदेश में, वत्स उत्तर प्रदेश में आएगा। ये उत्तर प्रदेश के आसपास में है और थोड़ा बिहार इधर आसपास में बिहार हो जाता है। वत्स कौन सा क्षेत्र आ गया, वत्स उत्तर प्रदेश में, और ये दिख रहा है जो बिहार के आसपास है। तो अंग, अंग आ गया बिहार में, डी। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ए में मत्स्य है, बी में अवंतिका है, सी में वत्स है और डी में अंग है। सबकी राजधानी देख ले, मत्स्य की राजधानी विराटनगर,
अवंती की राजधानी महिष्मति या उज्जैनी, और वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। अंक की राजधानी चंपा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित नगरों में प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, महाभारत में भी उल्लेखित है और महाभाष्य में भी उल्लेखित है, वो कौन प्राचीन नगर है? तो इसमें इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो ए में कहा जा रहा है मध्यमिका नगरी, कारकोट, विराटनगर या रैट। तो इसमें मध्यमिका नगरी और विराटनगर दोनों ही आपको महाभारत काल में भी मिलेंगे और महाभाष्य काल में मिलेंगे। तो दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई होता तो एक से अधिक होता तो सही होता, तो एक ऑप्शन बता पाना मुश्किल है। 7 का ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी उसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने, अशोक ने, बिंबिसार या महापद्मनंद? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, उदयन ने। एक उद्यन था, ये उदयन है। उदयन जो हारक वंश का शासक था और इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इन्होंने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। जो मगध की राजधानी पहले राजगृह हुआ करता था उससे स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र उदयन ने ही लाया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? जस्ट वही बात है। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क ने? देखिए सभी का तकरीबन राजधानी पाटलिपुत्र ही था, केवल कनिष्क को छोड़कर। लेकिन सबसे पहले तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा, लेकिन पाटलिपुत्र को स्थापना करने वाला उदयन थे और उन्होंने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, मुझे 4 ही ऑप्शन में से ढूंढना है, इसलिए इन चारों में से सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल आता है, तो इन्होंने सबसे पहले बनाया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र किस राजा ने बसाया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। पाटलिपुत्र बसाने वाला कौन राजा थे? शिशुनाग थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, उदयन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे और इन्होंने ही पहली बार अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया था, राजगीर के बाद से लेकर के स्थानांतरित। तो ऑप्शन नंबर डी था। और 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया था? किस शासन द्वारा, किस शासक द्वारा? तो किन्होंने अपने राजधानी पाटलिपुत्र सबसे पहले बनाया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, उदयन द्वारा। इन्होंने ही स्थापित किया था और इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन का वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? एक उदयन थे, वो राजा उदयन थे और ये राजा उदयन है, इन दोनों में फर्क है। तो उदयन के वासवदत्ता की दंत कथाएं संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से या कौशाम्बी से? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, उज्जैन से संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। कहाँ से? उज्जैन के। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 13th प्रश्न की ओर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था किस शताब्दी में हुआ था? जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14th की ओर। 14th में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन था जो भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में, तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, मगध। सबसे शक्तिशाली मगध था। लेकिन
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न में कहा गया है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? जो विश्व का पहला गणतंत्र भज्जी संघ बना था, भज्जी संघ विश्व का पहला गणतंत्र था, उसमें कुछ राज्य शामिल थे, उनमें से वो राज्य कौन नहीं है, सो इस प्रश्न में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, तो उस राज्य का चिन्हित करना जो इन भज्जी संघ में सम्मिलित नहीं थे गणतंत्र के रूप में, तो वो राज्य कौन सा है वो हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होंगे, योद्धे, योद्धे नामक राज्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और जो भज्जी गणतंत्र राज्य बने थे उसमें से कपिल वस्तु के शाक्य थे, सुमा और गिरी के भाग्य थे, अलकप के बुल्ली थे, केशपूत के कलाम थे, और राम गमा के कोलिये थे, कुशीनगर के मल थे, पावा के मल थे, पिपलीवन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के विदेह थे। ये 10 महासंघ थे जो गणतंत्र हुए थे प्रारंभिक काल में, प्राचीनतम काल में। उसमें से ये नहीं थे, योद्धे नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा या लिच्छवी द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। विश्व का जो पहला गणतंत्र था वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र था लिच्छवी, जो वैशाली लिच्छवियों के द्वारा बैठाया गया था। भज्जी संघ के, भज्जी की राजधानी वैशाली थी वहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में या पाटलिपुत्र में? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। वैशाली में ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली थी और भज्जी की राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में उपयुक्त जोड़ी है? उपयुक्त जोड़ी है, कौन सा युग में सही जोड़ी मिलान किया हुआ है? पार्श्वनाथ जनतंत्रिका सही है क्या? पार्श्वनाथ जनतंत्रिका सही है। उपयुक्त जोड़ी सही है, तो ये गलत है। बिंदुसार शाक्य थे, नहीं, बिंदुसार शाक्य नहीं थे। स्कंदगुप्त मौर्य थे, ये भी गलत है। और चेतन लिच्छवी थे, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। चेतक था जो लिच्छवी राजा थे, लिच्छवी गणराज्य के राजा थे चेतक, जबकि ये तीनों ऊपर वाला गलती है, ठीक है। इनकी पुत्री चिलना, चेतक लिच्छवी राजा गणराज्य के राजा थे और इनकी पुत्री चिलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी भज्जी संघ के प्रधान वंशजों में से एक था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा 18 का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथों के बारे से जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थी? तो वो कौन से बौद्ध ग्रंथ है? दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, डी में कह रहा है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे यह जानकारी मिलती है कि मगध क्षेत्र में, इससे यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची? महाभारत में? नहीं। अंगुत्तर निकाय में? यस, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? वो है ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कहा जा रहा है कि महाजनपद युग के
16 महाजनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित है। तो बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित है और निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। बौद्ध महाजनपदों बौद्ध साहित्य में तो उल्लेखित है ही, लेकिन पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी उल्लेखित है। वो हमसे पूछा है किन किन का उल्लेखित है। तो देखिए, मगध बौद्ध ग्रंथ में भी है और पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी है। और ऑप्शन नंबर बी अस्मक भी होगा, ऑप्शन नंबर सी कंबोज भी होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बी सी यदि ऑप्शन मिला है दिए गए कोड को सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ए बी सी तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों, सोर्स महाजनपद जिसे बोलते हैं, की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कोट की सही उत्तर चयन कीजिए। 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है कहाँ से मिलती है, कहाँ कहाँ से, किस किस ग्रंथ से मिलती है कि 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ करती थी, इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। अर्थशास्त्र नहीं, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, दीर्घ निकाय से नहीं, ये भगवती सूत्र से मिलती है। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 2 और 4 से 16 महाजनपदों की जानकारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलती है। बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पंचाल, तो उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी, महाभारत के अनुसार पूछ रहा है। तो हस्तिनापुर नहीं, इंद्रप्रस्थ में नहीं, अहिच्छत्र में या मथुरा में। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, अहिच्छत्र। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी महिष्मति थी। दक्षिणी पंच काम्पिल्य थी, महिष्मति नहीं। दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, सॉरी। दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी, काम्पिल्य। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र। और जबकि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ को देखें, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ को, तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी कुरु की राजधानी थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी, कुरु की राजधानी थी, हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ। ठीक है। और मथुरा, मथुरा किसकी राजधानी थी, मथुरा सूरसेन राजा की राजधानी थी मथुरा। और मथुरा जो है किस कौन से राजा रहा करते थे मथुरा में, तो सूरसेन। सूरसेन साम्राज्य की महाजनपद की राजधानी था मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न 25 में कहा जा रहा 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। जस्ट हमने बताया मथुरा किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। जबकि और भी देख लिया जाए, वज्जी, वज्जी की राजधानी कहाँ थी, तो वज्जी की राजधानी कौशल, वैशाली, कौशल नहीं, वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला वज्जी की राजधानी थी। ठीक है, वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कहाँ, कौशाम्बी। काशी की राजधानी कहाँ है, तो काशी की राजधानी वाराणसी है। काशी की राजधानी वाराणसी। ठीक है, सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा जो थी अंग देश की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ज। भज्जी की राजधानी अभी जस्ट बताया वैशाली, विदेह, मिथिला। भज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, जो अभी वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के क्षेत्र में पड़ता है। भज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। कौशल, कौशल की राजधानी क्या थी, कौशल जो श्रावस्ती थी, कौशल की राजधानी ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन का राजधानी मैं बता दिया हूँ, और लेकिन आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। किसकी राजधानी सुक्तिमती थी, ये हमसे पूछ रहा है। पंचाल की, तो देखिए पंचाल की राजधानी क्या थी, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कंपिल्य थी। एक उत्तरी पंचाल, एक दक्षिणी पंचाल। तो जस्ट हमने बताया उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो पंचाल की राजधानी काम्पिल्य हो गया। कुरु, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। चेदी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सुक्तिमती की राजधानी चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती है। चेदी की राजधानी कौन है, सुक्तिमती।
अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महेशमती, सॉरी, अवंती की राजधानी तक्षशिला नहीं, उज्जैनी या महेशमती है। अवंती किस क्षेत्र में पड़ता है? मगध के क्षेत्र में, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। तो अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैनी या अवंती की राजधानी जो उज्जैनी या महिष्मती। तो मेरा आंसर क्या होगा? सुक्तिमती की राजधानी चेदी। नेक्स्ट प्रश्न की नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 28 की ओर। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। अवंती था, वत्सा या कंबोज था या अस्मक था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अस्मक वो था जो गोदावरी नदी के तट पर था। ठीक है, अस्मक। अस्मक है जो उसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। अस्मक की पोटन या पोटली, अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। अवंती, अवंती की राजधानी जस्ट बताया हमने कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। वत्स, वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी कहाँ है? तो वत्स की राजधानी आपको कौशंबी, वत्स की राजधानी कौशंबी थी। कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ पर पड़ता है? तो हटक में, हटक का क्षेत्र पड़ता है कंबोज की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29। 29 में कहा जा रहा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मत्स्य महाजनपद था वो किस क्षेत्र में स्थित था? पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था और राजस्थान के जयपुर और जयपुर भरतपुर क्षेत्र का जो पड़ता है उसके आसपास था। और राजस्थान ये मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी राजगिरी या ग्रीवज थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, उसके बाद की राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी मगध की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, यदि इसमें हम देख ले वैशाली और चंपा, वैशाली किसकी राजधानी है? तो वैशाली है जो आपको भज्जी की राजधानी वैशाली थी और चंपा अंग की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रहा है, कौन सा है? तो गिरिवर्ज मगध की राजधानी रहा है, राजगिरी भी रहा है और पाटलिपुत्र भी रहा है। कौशाम्बी है जो मगध की राजधानी नहीं रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा क्या होगा? आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी कभी राजधानी नहीं रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति में था? जो श्रावस्ती नगर था वो किस आकृति में था? श्रावस्ती नगर किस आकृति में था, इससे प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न सबसे पहला, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो श्रावस्ती जो थी आपको इसकी राजधानी कौशल, जो कौशल महाजनपद था उसकी राजधानी कौन थी? श्रावस्ती थी। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। तो हमसे पूछा जा रहा जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी वो नगर किस आकार में था? वृत्ताकार में, चंद्र अर्धचंद्राकार में, त्रिभुजाकार में, आयताकार में? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, अर्धचंद्राकार में था। प्राचीन श्रावस्ती अर्धचंद्राकार रूप में उसकी आकार में बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बी सही आंसर होगा। ठीक है। और 1861 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने पहचान किया था और इन्होंने ही बताए थे कि अर्धचंद्राकार रूप में था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा जा रहा है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अपने पिता की हत्या उदयीन ने भी किया था, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि स्वयं भी उसी कारण मारा गया। तो वो अजातशत्रु था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होता है। उस क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर मगध के राज्य पर राजगद्दी पर बैठा और उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयीन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मारकर मगध के राज्य पर राजा बना। और इसी कारण मगध ये हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये हर्यक वंश से संबंधित थे, इस कारण ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? जस्ट हमने बताया हर्यक वंश है, अजातशत्रु के वंश का नाम कौन? हर्यक वंश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 में है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ऐसे अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी तो दोनों है,
ये उद्यन है, उद्यन कहीं और का राजा है, उदयीन थे वो। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, अजातशत्रु। उदयीन और उद्यन में अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो उदयीन थे जो, उन्होंने भी अजातशत्रु को मृत्यु मारा था और फिर बैठे थे मगध के राजगद्दी पर, यानी मगध के राजा बने थे। लेकिन इसमें उद्यन है, तो ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा जा रहा है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को हराकर आत्मसात किया था? कहा जा रहा है कि भज्जियों को मगध में मिलाने वाला कौन शासक था? वो ये प्रश्न हमसे पूछा है। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य ने, नहीं। अशोक ने, नहीं। महापद्म नंद ने, ये भी नहीं। तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ऐसा शासक था जिन्होंने जो भज्जी संघ वैशाली था, वैशाली क्षेत्र में जो पड़ता जिसकी राजधानी, उसे जीत कर मगध साम्राज्य में मिला दिया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में कहा जा रहा है, मालवा मालवा क्षेत्र पर मगध की सभा का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा पर भी विजय पाए थे मगध नरेश। वो कौन थे मगध नरेश जो मालवा पर विजय पाए थे? ऑप्शन ए में कह रहा बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, डी में सी में उदयन उदयभद्र, या डी में शिशुनाग। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, शिशुनाग। शिशुनाग मगध सम्राट थे जो मालवा क्षेत्र को मगध में शामिल किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। वैशाली क्षेत्र को जो वज्जी था, वज्जी संघ को अजातशत्रु ने और मालवा को शिशुनाग ने। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 में कहा जा रहा है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। महापद्म नंद ही थे जो नंद वंश के संस्थापक हैं मगध में। मगध का शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश की स्थापना होती है और महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता है। महापद्म नंद को क्या कहा जाता है? उग्रसेन। इनका अन्य नाम है उग्रसेन। उसके बाद पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक कहा जाता है। कहाँ? पुराणों में। या अपरोस अपरो परशुराम कहा जाता है महापद्म नंद को। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 नंबर में कहा जा रहा है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। कौन सा सम्राट था मगध का जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट हमने बताया वो साम्राज्य कौन थे, वो सम्राट कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, महापद्म नंद थे। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। इसलिए कि जिस तरह परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किए थे, उसी प्रकार इन्होंने भी क्षत्रियों का विनाश किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में कहा जा रहा है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर हमसे पूछ रहा है, नंदों के बाद मौर्यों ने किया था, मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में कहा जा रहा है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रूमी देई स्तंभ का अभिलेख, या रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख, या धनदेव अयोध्या का अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। खारवेल का कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था और इसके जानकारी में के प्रमुख स्रोतों का इसका हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। किससे? हाथी गुफा अभिलेख। तो इसलिए कहा जाता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से राजा नंद के बारे में उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। यदि दोस्तों इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में और अन्य ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मगध राजवंश को व्यवस्थित करना कौन पहले आया, फिर बाद में कौन गया? तो सबसे पहला कौन होगा? हर्यक वंश। सबसे पहला हर्यक वंश 4
एक में है, एक ही से मिल गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। लेकिन हम मिलान करेंगे, पहले हार्यक वंश होगा, फिर नंद वंश होगा, उसके बाद मौर्य वंश होगा, तब शुंग वंश होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 की ओर देखें। 44 की ओर कहा जा रहा है कि कथन दिया हुआ ए और बी, कौन सा सही उत्तर है वो चुनना है। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, था उस वक्त। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था उस समय, ये भी सही है। तो कथन ए और कथन बी दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। दोनों सही है, कथन ए और कथन बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य, गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक थे, कौन जीवक जिसके दरबार से संबंधित थे। जीवक किनके दरबार में रहा करते थे? बिंबिसार का, चंड प्रद्योत के, प्रसेनजीत का या उदयन का। तो राज वैद्य जीवक राजा बिंबिसार के राज वैद्य हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होता है। और उन्होंने गौतम बुद्ध की सेवा में जीवक को भेजा था, और चंड प्रद्योत की सेवा में भी उन्होंने भेजा था राजवैद्य जीवक को। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मगध सम्राट बिंबिसार के शासन काल में रहा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में कहा जा रहा, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। यमुना नदी के तट पर स्थित है कालपी नगर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 47। मैच करना है। 47 में देख लीजिए, 47 में है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के प्राचीन महाजनपद, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, ठीक है, और राजधानी, उनके राजधानी मैच करना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं मैच करने का। यदि एक दो भी हम लोग को याद होगा तो हम लोग इसे मैच कर लेंगे। देख लीजिए, सबसे पहला फर्स्ट नंबर देखिए, कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ थी? पंचाल। एक का 4 हो गया, कुरु की राजधानी पंचाल, ठीक है। इंद्रप्रस्थ, सॉरी, कुरु की राजधानी कौन थी? इंद्रप्रस्थ। एक का 4, एक का 4 2 में है, ठीक। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? पंचाल की राजधानी आपको अहिच्छत्र। पंचाल की राजधानी कौन था? अहिच्छत्र। दोनों में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 2 से ही मिल गया मेरा। तो फिर हम लोग चलिए देख लेते हैं एक बार। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, और कौशल की राजधानी साकेत, कौशल की राजधानी साकेत, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इस प्रकार आंसर मेरा सही हो जाएगा बी, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 से 48, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, श्रेणी नहीं। कौन सा असत्य है? सही है, श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? तो प्राचीन काल में जो भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले समूहों को श्रेणी की संज्ञा दी जाती थी। मान लिया जाए अभी जैसे कोई टीचर है, तो इस प्रकार से जो जो टीचर हुए तो वो एक श्रेणी हो गए। या कोई रथकार हैं, तो जो जो रथकार हुए 10 रथकार हैं तो 10 एक श्रेणी हो गए। कोई व्यापारी है तो वो श्रेणी कहलाते थे। एक ही कार्य को जो बहुत से लोग किया करते थे उसे श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था, बिल्कुल सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित किए जाते थे, ये भी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ये भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये गलत है, पूरे विश्व में प्रचलित थी। तो हमसे पूछ रहा कौन असत्य है? इस प्रश्न का आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये असत्य है, बाकी सब सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यदि दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता, कुछ ज्ञान प्राप्त होता, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक उथल पुथल थी या महाजनपद काल,
उससे संबंधित जो भी प्रश्न और मगध क्षेत्र से जो भी संबंधित थे उसे मैं लेकर आया था। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त लेता हूँ। तब तक के अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।